पूरे कम्युनल लाइन पर सिर्फ और सिर्फ कम्युनल लाइन पर ओवैसी ब्रदर्स बातें करते हैं। इन्होंने इस देश का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इनको मान्य नहीं है, और इन्होंने कई बार ऐसे कह करके भी दिखाया। आप अपने आर्काइव में वीडियो निकाल करके देख लीजिए। तो ये ओवैसी जैसे लोग देश के लिए, देश की एकता, अखंडता के लिए खतरा है। ठीक, बोलिए जगन्नाथ जी, जवाब देना चाहते हैं? बोलिए बोलिए। इनसे पूछिए कि दूल्हे भाई को फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश क्यों भेजे थे मोदी जी? मोदी गलत थे क्या? हाँ, जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब किसने दिया था विदेशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद? संजय पांडे को नहीं भेजा था, संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी, शहजाद पूनावाला, साजिया इल्मी को तो नहीं भेजा था। वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भारत सरकार ने भेजा था, उनकी काबिलियत को देखकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ने रक्षा दलाली की थी, पूरी दुनिया ने देखा था। नवाज शरीफ के बिरयानी खाने क्यों गए थे? जिन्ना के मदार पे अडवाणी क्यों गए थे? अजहर मसूद को कंधार क्यों भाजपा छोड़ी थी? आप क्या बोलते हैं? विदेश में मोदी जी जाते हैं, पीछे पीछे अदानी जाते हैं, सेल्समैन बनते हैं मोदी जी। जाकर देखिए ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, अफ्रीका में पूरी दुनिया ने, आज मॉब लिंचिंग बिहार में हो रही है, मुसलमानों पर, दलितों के साथ ज्यादती हो रही है। आपको नहीं दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा है कि झंझारपुर में मॉब लिंचिंग हुआ, आपको मधुबनी में मॉब लिंचिंग हुआ, बिहार शरीफ में नीतीश कुमार के गृह जिला में हुआ, एक विधवा औरत का गैंगरेप हुआ मधेपुरा में? आपको वो नहीं दिखा? बुलडोजर नहीं दिखा भाजपा का, सम्राट चौधरी जी का? आपको ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान का नाम किसने बुलंद किया? हर लोगों ने, पूरी दुनिया के लोगों ने सलाम किया बैरिस्टर। ऐसा है कि अगर आप कैसे बोल रहे हैं? आप उल्टा सीधा टीवी चैनल पे पांडे। ठीक है, ओके आदिल हसन जी प्लीज, अब वो जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए कि आप वो जवाब दे रहे हैं, दायरे में बात और निखिल जैन भी बोलना चाह रहे हैं। एक सेकंड पहले संजय पांडे जी बोलिए। वो एक बात तो वो कह रहे हैं, एक पॉइंट उनका है कि अगर आप लोग मान रहे हैं कि ये जिन्नावादी जहर को देश में फैला रहे हैं, अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी देश के लिए खतरा है, तो फिर आपकी ही सरकार ने उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में भेजकर बताया, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा एक्सपोज करवाया। तो यह पॉइंट उनका बनता है कि अगर ओवैसी इतने खतरनाक है और खतरा है देश के लिए, या फिर चुनाव वो जीत गए इसलिए आप लोगों को खतरा लग रहा है, वो चुनावी खतरा है या राष्ट्रीय खतरा है? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद एकमेव पार्टी ऐसी है जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, जो कोई भी योजनाएं, गरीब कल्याण योजनाएं धर्म के आधार पर नहीं लाई है। हम सर्वधर्म समभाव। नहीं संजय पांडे जी, एक सेकंड संजय पांडे जी, आपकी योजनाएं, आपके स्कीम, सर्वधर्म, सबका साथ, सबका विकास, उस पर कोई सवाल पूछ ही नहीं रहा हूं मैं। वो एक पॉइंट कह रहे हैं आदिल हसन, उस पॉइंट पर जवाब दीजिए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी इस देश के लिए खतरा है, उनकी पार्टी इस देश के लिए खतरा है, तो भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद असदुद्दीन ओवैसी को आप लोगों ने क्यों चुना? उस वक्त आप लोगों को नहीं पता था कि जिन्नावादी जहर ये देश में फैला रहे हैं? तो विदेश में जाकर इनको लोग नहीं सुनेंगे, इनकी क्रेडिबिलिटी है ही नहीं विदेश में जाकर भारत के लिए बोलने की। वो उस डेलीगेशन का पार्ट जरूर थे, लेकिन उसके साथ साथ जब देश में उनके बाकी भड़काऊ भाषण और देश विरोधी भाषण है, उनकी विचारधारा भी देख लीजिए। अमित शाह जी ने, संजय पांडे आपका काउंटर कमजोर है। संजय पांडे, या तो आप तैयारी करके नहीं बैठे हैं, या आप सच में देश को ये डराना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि देखो असदुद्दीन ओवैसी आ जाएंगे तो डर जाएंगे। अगर 5 मिनट वाला उनका बयान है, उनके भाई का बयान है, या 10 मिनट वाला उनका बयान है, तो उस पर आप लोग एक्शन ले लीजिए। हर जगह सरकार आपकी है सर। संजय पांडे जी रहने दीजिए, एक मिनट रुक जाइए आदिल हसन प्लीज। निखिल जैन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। बिल्कुल विद्यानाथ जी, जो सबसे पहले तो मैं अपने शिंदे सेना के स्पोक्स पर्सन जो थे उनकी बात पे आ जाऊं कि 15 मिनट पुलिस को हटाओ वाला बयान देते हैं ओवैसी के दोनों भाई। पहली बात तो जितना मुझे मालूम है, मैंने आज तक बड़े भाई को तो कभी ऐसे बयान देते हुए देखा नहीं है। छोटे भाई की वीडियो जरूर वायरल हुई थी। आदिल जी कह रहे हैं कि हाईकोर्ट में एक्विटल है, मुझे नहीं पता कैसे है, पर अगर इन्होंने एक्चुअली ये बयान दिया था तो भारत के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं जब ये कॉलेज के स्टूडेंट्स पे एनएसए, यूएपीए सारे कानून, आतंकवादी वाले कानून लगा देते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति, कोई राजनेता खड़े होकर कहता है कि देश की पुलिस हटाओ और सारे हिंदुओं को हम हटा देंगे, तो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? या तो सेटिंग है या फिर उसने कहा नहीं। अब ये बीजेपी को जवाब देना चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मामला कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। नहीं, आगे विद्यानाथ जी आगे तो नहीं जा रहा है, तो मैं वही कह रहा हूँ, या तो कोई बयान ऐसा दिया नहीं गया, या फिर भारत सरकार, बीजेपी की सरकार उस पर एक्ट नहीं करना चाह रही। और जब आपने ये सवाल संजय पांडे जी से पूछा, उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये कहते हैं कि औरंगजेब की ये लोग तारीफ करते हैं, ओवैसी और ओवैसी के समर्थक। अब मैं इनसे जरा ये पूछना चाहूंगा कि जिन्होंने महाराणा प्रताप को मारा था,
उनके वंशज को तो आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रखा है। मैं इतिहास की इन पन्नों में जाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो हिंदू मुसलमान अगड़ी जाति पिछड़ी जाति कोई नहीं बचेगा। इतिहास इज वेरी कॉम्प्लेक्स, और इसको आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, प्रेजेंट डे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ना लाएं तो ही बेहतर है। आप आज की बात करिए कि सड़कें क्यों नहीं बन रही हैं, पुल क्यों गिर रहे हैं, नाले क्यों खराब हैं, बच्चों की कफ सिरप पीने से क्यों हत्या हो रही है, इंदौर में गंदे पानी की वजह से क्यों हत्या हो रही है। लेकिन आप केवल और केवल इतिहास की बात करना चाहते हैं। आप कहते हैं निखिल कि जी, ओवैसी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप लोग हमेशा कहते रहे, निखिल जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप लोग हमेशा कहते रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी AIMIM बीजेपी की बी टीम है। आज आपको लग रहा है कि ये बीजेपी की बी टीम नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी की एक ही टीम है और वो उनकी टीम है। आज महाराष्ट्र, कल हो सकता है कि उत्तर प्रदेश और बंगाल। नहीं विद्यानाथ जी, मेरी हमेशा ओवैसी जी से ये आपत्ति रही है कि वो हर जगह वैसे चुनाव लड़ते हैं जहां पर भाजपा को फायदा होता है। इसका मतलब ये नहीं है मैं उन्हें देश विरोधी कह दूं। मेरी दिक्कत ओवैसी जी की राजनीति से है। मेरी दिक्कत इस बात से है कि जहां पर विपक्ष को एक साथ जुट होकर मजबूती से लड़ना चाहिए, वहां पर वो लड़के सत्ता पक्ष को, भाजपा के पक्ष को मजबूत कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है वो आतंकवादी हैं या देश विरोधी हैं। मतभेद हो सकते हैं, इस तरीके के मतभेद नहीं हो सकते। और यही दिक्कत बीजेपी की है कि जब इनके कोई साथ लड़े तो वो देश का सबसे बड़ा देशभक्त हो जाएगा, और जब इनके विरोध में लड़े तो 70,000 करोड़ का सबसे ज्यादा करप्ट आदमी हो जाएगा, देश विरोधी हो जाएगा, आतंकवादी हो जाएगा, और उन्हीं आतंकवादी को ये बाकी देशों में भेज देते हैं। ठीक है, कृष्णा हेगड़े जी आप जवाब देना चाह रहे हैं जल्दी से, कृष्णा जी। देखिए, इन्होंने कहा कि भाई प्रशासन ने अकबरुद्दीन ओवैसी पे कार्रवाई क्यों नहीं की। इनको शायद मालूम नहीं है कि 22 दिन वो जेल में रह के आए हैं, उसके बाद उन्होंने कभी ऐसा भाषण देने की ताकत नहीं रही उनमें। दूसरी बात ये है कन्विक्ट होना चाहिए कि नहीं, सुनिए, कन्विक्ट होना चाहिए। जेल में रह के आए उतना तो पता होगा ना आपको कि 22 दिन कन्विक्शन से नहीं होता सर, अरेस्ट से एक्शन होता तो है। कन्विक्शन कोर्ट करती है, गवर्नमेंट नहीं करती है, कोर्ट करती है। इतना भी आपको पता होना चाहिए। आपको इतना भी पता होना चाहिए कि कन्विक्शन कोर्ट करती है, गवर्नमेंट नहीं करती है। कृष्णा जी, नहीं तो बोलेंगे कोर्ट हमारे हाथ बताइए कि कन्विक्शन कौन करता है कौन नहीं करता। ठीक है, हाँ, वो आपको लगता होगा, हमको नहीं लगता है। दूसरी बात, आपकी और एक जवाब देता हूँ। चार्जशीट डाली है या नहीं? अरे सुनिए और एक जवाब की बातें मत करिए आगे कि मुझे अरे आपको पता नहीं है कि वो 22 दिन जेल में रह के आए, आप बात कर रहे हैं इधर। आपको पता भी नहीं था वो 22 दिन जेल में रह के आए, आपको पता भी नहीं था वो 22 दिन जेल में आए। अभी कन्विक्शन के, अरे कन्विक्शन गवर्नमेंट नहीं करती है, कोर्ट करती है यार, कभी समझ में आएगा आपको। कन्विक्शन गवर्नमेंट नहीं करती है, कोर्ट करती है। अरे कोर्ट करती है, कन्विक्शन गवर्नमेंट नहीं करती है मेरे भाई। अच्छा सुनिए, अरे आगे तो बढ़िए, सुनिए आपका और एक जवाब देता हूं। अरे आप इंग्लिश में मत ठोकिए, आपसे ज्यादा इंग्लिश मुझे आता है। मैं आई विल इन्फॉर्म यू एग्जैक्टली व्हाट इज चार्जशीट एंड व्हाट इज एक सेकंड, दोनों लोग हिंदी में बोलिए। अभी आप लोग हिंदी चैनल पर बैठे हैं, हिंदी बोलिए, सुनने वाले लोग हिंदी जानने समझने वाले हैं, हिंदी बोलिए दोनों। नहीं विद्यानाथ जी, अभी मुझे बोलना है। दूसरे हमारे जल्दी से सर कंप्लीट कीजिए। कृष्णा जी कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी को डेलीगेशन में क्यों भेजा। देखिए, ये ऑल पार्टी डेलीगेशन था। 50 के ऊपर सांसद पूरे दुनिया में गए अपना देश का बात रखने के लिए। मोदी जी ने कहा कि भाई असदुद्दीन ओवैसी हमारा देश का पक्ष रखेगा, जो असदुद्दीन ओवैसी जी ने शायद वहां रखा भी होगा। यहां पर आके फिर से वही शुरू, हिंदू मुसलमान। तो हमारी गलती है क्या? हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपको चांस दिया, आपको हमारे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पर भेजा, आपने वहां पर काम किया। इधर आपका तेवर वही है, आपका तेवर बदलता है क्या? इसके लिए तो हम जवाब दे रहे हैं आपको। ठीक दूसरी ठीक है, एक बात ये है कृष्णा जी, आपका पॉइंट आ गया, आदिल हसन जवाब देना चाहते हैं 10 सेकंड में सर। आदिल जी जल्दी से। अरे भाई, हम भारत के सांसद रतन मिला ओवैसी साहब को, हम देश को रिप्रेजेंट किए पूरी दुनिया में, पाकिस्तान को एक्सपोज किए, ये मेरा कर्तव्य है। कोई मोदी जी ने एहसान किया क्या? आदिल हसन जी, एक पॉइंट ये है देश का झंडा बुलंद किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को जब जवाब देना होता है असदुद्दीन ओवैसी मुंहतोड़ जवाब देते हैं। आदिल हसन एक सेकंड सुन लीजिए सर प्लीज। आदिल हसन एक सेकंड, जब पाकिस्तान को जवाब देना होता है असदुद्दीन ओवैसी मुंहतोड़ जवाब देते हैं, और ये अच्छा भी लगता है, देश को भी, सबको अच्छा लगता है कि भाई जब बात देश की आती है तो असदुद्दीन ओवैसी देश के लिए बोलते हैं। लेकिन जब बात देश के अंदर की होती है तो 15 मिनट वाली बात आप लोग फिर से याद दिलाते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस बार फिर से वही बात याद दिलाई। और सुनिए विद्यानाथ जी, और एक विद्यानाथ जी, 15 जनवरी को चुनाव था, ये हमने फैसला नहीं लिया था, इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया था। कृष्णा हेगड़े जी की ऑडियो कम कर दीजिए। 15 जनवरी को चुनाव था, ये हमने फैसला नहीं लिया था, ये महाराष्ट्र के इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया था। हमने बोला
15 जनवरी को वोट दो, 15 मिनट निकाल कर वोट दो, तो इसमें बेचैनी क्यों हो रही है? कम से कम 15 कॉर्पोरेटर बीएमसी में जीता हो, इसमें दिक्कत क्या है? विद्यानाथ जी, इनको फोबिया हो गया, ओवैसी फोबिया हो गया है। जिन्ना के मजार पे अडवाणी कहते हैं और नवाज शरीफ का मोदी कहते हैं। और विद्यानाथ जी, आप मिथिलांचल से आते हैं, आपसे अनुरोध है कि आप एम्स दरभंगा 2017 से अभी तक नहीं चालू हुआ है, उस पर भी आवाज उठाए। मिथिलांचल से केंद्र में मोदी की सरकार है, बिहार में मोदी की सरकार है, एम्स दरभंगा में एक ईंटा नहीं लगा है। इस मुद्दे को भी उठाइए। लेकिन आदिल हसन जी, दिक्कत ये है कि एक सेकंड सर, कृष्णा जी एक सेकंड रुक जाइए। दिक्कत ये है कि टेलीविजन पर बैठकर आदिल हसन आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार चुनाव में, मैं बिहार चुनाव में बिहार रहा हूं लगभग 1 महीना, वहां मैंने एक बार भी असदुद्दीन ओवैसी हो, अकबरुद्दीन ओवैसी हो या आपके पार्टी के जिन बड़े स्टार लीडर्स ने वहां कैंपेन किया, एक व्यक्ति ने कभी ये नहीं कहा कि भाई विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ने के लिए आए। आप लोग तो चुनाव वहां लड़ रहे थे असदुद्दीन आदिल हसन जी, जहां पर आपको लग रहा था कि मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां पर जीत सकते हैं। विद्यानाथ जी, दरभंगा ग्रामीण लड़े, क्योटी लड़े, जाले लड़े, तो क्या मुस्लिम बहुल इलाका था क्या? ये आप ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं? हमने हर बात पे सीमांचल की बदहाली को बात की, बिहार को स्पेशल स्टेटस की बात की, सीमांचल स्पेशल स्टेटस की बात की, एएमयू किशनगंज के फंड की बात की, बाढ़ की तबाही की बात की, सीमांचल के बाढ़ की तबाही की बात की, सीमांचल को बाढ़ के थाम की बात की, एम्स दरभंगा में ईंटा लगे उसकी बात की, सीमांचल में कटिहार में बलरामपुर में किशनगंज की बात की, एम्स दरभंगा में ईंटा लगे उसकी बात की, सीमांचल में कटिहार में बलरामपुर में किशनगंज में अररिया में मेडिकल कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, रोजगार के साधन हो, हमने इसके बात की, पलायन रोकने की बात की, पानी में आर्सेनिक है उसके विरोध की बात की। है, मैं कह रहा हूं अगर इस मुद्दे पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ी या चुनाव लड़े, सुनिए ना सर, मैं ये कह रहा हूं अगर इस मुद्दे पर आप लोग चुनाव लड़े हैं या लड़ना चाहते हैं तो देश के लिए इससे बढ़िया और कोई बात हो नहीं सकती है। लेकिन सर सवाल ये है, अशोक यादव जी, क्या असदुद्दीन ओवैसी का महाराष्ट्र में इतनी सीटें ले आना, 100 के आंकड़े को पार कर देना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ओवैसी की पार्टी के लिए दरवाजा खोल देता है? एक बात। दूसरी बात, क्या ये आप लोगों की परेशानी का सबब भी है, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि जिस तुष्टीकरण की राजनीति से आप लोग मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में डाले हुए हैं, उसमें सेंध लग जाएगा? देखिए विद्यानाथ भाई, जो महाराष्ट्र का आपने एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल बिहार में भी जनता ने देखा और देखा कि किस तरह से ओवैसी साहब की पतंग भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही है। पतंग उनका है, डोर भाजपा के हाथ में है। अब भाजपा उसमें दिशा और दशा तय करती है उस पतंग की, कहां तक उड़ना, क्या करना है। दूसरी बात मैं कहूंगा, दोनों का जो पॉलिटिकल क्लोनिंग है, भाजपा एआईएम की पॉलिटिकल क्लोनिंग है, एआईएम भाजपा की पॉलिटिकल क्लोनिंग। कैसे? सिर्फ चेहरा अलग अलग है। कैसे? आप देखिए, एक पार्टी हिंदुओं को भड़काती है, दूसरी पार्टी मुसलमान समाज को भड़काती है। दोनों लोग धर्म के आधार पर धर्म का मुजम्मा ओढ़ करके दोनों समाजों को भड़काते हैं, ताकि जो जनहित के मुद्दे हों, जो मूल मुद्दे हैं, जो सुनिए, जो मूल मुद्दे हैं, उन मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटक जाए। और उस मूल मुद्दे पर ध्यान लाने के लिए हम लोग, जैसे जो हम एनडीए गठबंधन के अगेंस्ट में जो इंडिया गठबंधन बना, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, ये लोग, हम लोग जनता के मूलभूत मुद्दों को उठाते हैं। ये ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार लगातार तमाम जो अपने कानूनी पैरामीटर्स का हवाला देकर के मजारें गिरा देती है, मस्जिदें गिरा देती है, संभल में इनकाउंटर कर देती है, तमाम ऐसे प्रोसिक्यूशन करती है, ओवैसी साहब कहाँ रहते हैं? ओवैसी साहब सिर्फ और सिर्फ चुनाव में परिलक्षित होते हैं जब भाजपा को जिताना होता है, जब विपक्ष को हराना होता है। आप देखिए, इनका इतिहास उठा करके देख लीजिए कि ओवैसी साहब वहीं जाते हैं जहां जहां भाजपा उनको लॉन्च करती है, वहीं वो लॉन्च होते हैं, भाजपा को जिता करके। ओके, आदिल आप बोलना चाह रहे हैं, एक सेकंड मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले अतीकुर रहमान बहुत देर से उंगली उठाकर बैठे हैं। आ रहा हूं आदिल जी, एक सेकंड रुक जाइए। अतीकुर रहमान जी। आदिल भाई एक मिनट, दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये कह रही हैं कि ओवैसी जी बीजेपी को जिता देते हैं, जा खड़े होते हैं। भाई, मुसलमान बीजेपी को अपना विरोधी समझता है, आप बीजेपी को विरोधी समझते हैं। आपने इंडिया अलायंस का हिस्सा क्यों नहीं बनाया ओवैसी जी को? अगर हम विरोधी दल बीजेपी को मानते हैं, बीजेपी की काट आप सबके अंदर मौजूद है, आपने क्यों अछूत बना के रखा है एआईएम को? आप क्यों मुसलमानों को इस तरह से प्रताड़ित करना चाहते हो बीजेपी के हाथों? आप बनाइए उनको इंडिया अलायंस का हिस्सा। विद्यानाथ जी, यही
तो बात है, देखिए यही बात है विद्यानाथ जी, यही बात है कि हम लोग धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों से कोसों दूर रहते हैं, चाहे वो धार्मिक उन्माद भाजपा फैलाए या धार्मिक उन्माद ओवैसी फैलाए। धार्मिक उन्माद से हम लोग बहुत दूर रहते हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं, जनहित की बात करते हैं, हम लोग महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं, पीडीए उत्पीड़न के खिलाफ बात करते हैं। हम धार्मिक उन्मादियों से कोसों दूर रहते हैं। ठीक है सर, जी बोलिए आदिल हसन। विद्यानाथ साहब, आप पूछिए, शिवाजी मानपुर में अबू आजमी का सुपड़ा साफ हो गया, औरंगाबाद में हो गया, मालेगांव में हो गया, जनता ने फैसला लिया ना। रईस शेख इनका एमएलए इनके खिलाफ इनका किया, रईस शेख ने इनका पूरी ताकत सीमांचल में समाजवादी और कांग्रेस ने लगा दिया था एमआईएम को हराने। और जब मुजफ्फरनगर जल रहा था तो सैफई में नाच हो रहा था, इनका 69 एमएलए था। क्या किया, अखलाक के घर पे वही ओवैसी साहब कहते, मॉब लिंचिंग में वही ओवैसी साहब बोलते। इनके घर की बहू भाजपा चली जाती है, ये बोल नहीं पाते। मुसलमानों के मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई घोषित पार्टनर है तो एआईएमआईएम के खिलाफ। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का घोषित पार्टनर एआईएम है। और जनता, प्रदेश की जनता देख रही है कि किस तरह से आप लोग इस देश को घोषित पार्टनर है। हो सर एक सेकंड अशोक यादव जी, आप कह रहे हैं अघोषित पार्टनर एआईएमआईएम है और बीजेपी की पार्टनर कह रही है